यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का। जो हम लोगों ने चैप्टर जो पिछली वीडियो में किया था वो किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और मैं बेसिकली 3 से 4 वीडियोस बना चुकी हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर। अगर आप लोग जो हैं इग्नू यूनिवर्सिटी से हैं तो आप लोगों के सब्जेक्ट का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा, और ये टॉपिक बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। और अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 11th के अंदर मैंने इसको काफ़ी डिटेल में कराया था, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और रही बात सोल के बच्चों की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनसी वैब या फिर रेगुलर के स्टूडेंट हैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, और डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से उसको फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। आज हम वन शॉट खत्म करेंगे सप्लाई। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, मोस्ट प्रोबेबली देख लेना। जिनको डिमांड पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, पिछला सब समझ में आ गया होगा, तो सप्लाई में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बस थोड़े बहुत चेंजेस बताने हैं, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का सप्लाई वाला चैप्टर। और जिन बच्चों को भी पेड नोट्स चाहिए वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8178359562 पे। आपको बिजनेस इकोनॉमिक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर इनकम टैक्स या फिर जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि नीड नहीं है तो खुद ब खुद आप जरूर उसको प्रिपेयर करें, राइट। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सप्लाई एक्चुअल में होता क्या है। तो सप्लाई की यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। सप्लाई नाम से समझ में आ रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट की हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट यहाँ पे लिखा है that a firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time। यानी कि जो एक प्रोड्यूसर है जो अपने सामान को बना रहा है, ठीक है, वो उसकी इच्छा है कि वो अपने सामान को बना के बेचे, या फिर कोई और भी व्यक्ति जो अपने सामान को बेचना चाहता है, तो बेचने के लिए उसके मन में सबसे पहली बात तो उसके मन में एक विलिंगनेस होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि भाई वो सामान बेचने के लिए तैयार है भी या नहीं है। अगर उसके मन में इच्छा है, वो बेचना चाहता है, और फिर वो एबल भी है, ऑफर भी दे रहा है सेल के लिए कि हाँ ठीक है अब मैं इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो कोई गाड़ी का एग्जांपल है या फिर वो कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल है, चाहे वो किसी भी जो भी बिजनेस वो कर रहा है, ठीक है। एट अ गिवन प्राइस, वो पर्टिकुलर प्राइस सेट करेगा, ठीक है। मैं पेन का एग्जांपल नहीं दे रही, फिर आप लोग सोचेंगे कि मैम हर बार पेन का एग्जांपल देते हैं आप, और मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ गाड़ी। तो अब यहाँ पे हमें ये समझने वाली बात है कि सप्लाई हमें क्या समझ आया कि ऐसा व्यक्ति जो कि उसकी इच्छा भी है, विलिंगनेस भी है, वो ऑफर भी दे रहा है लोगों को कि ठीक है भाई मैं सेल करने को तैयार हूँ, अपना सामान बेचने को तैयार हूँ, एट अ गिवन प्राइस, प्राइस भी बता रहा है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बेचने को तैयार है। तो जिसको भी लेना होगा वो भाई ले लेगा। तो यानी कि जो डिमांड वाला चैप्टर था उसमें एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात हो रही थी, यानी कि डिमांड कौन करता है, एक कंज्यूमर करता है, जबकि सप्लाई कौन करता है, यहाँ प्रोड्यूसर करता है। तो आपको पूरा चैप्टर ना बस 2 चीजें समझनी है। अगर आपने 2 चीजें समझ ली ना तो पूरा चैप्टर बिल्कुल डिमांड की तरह है, और थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। यानी कि वहां पे हम डिमांड के अंदर कंज्यूमर की बात करते थे, तो हर जगह हम कंज्यूमर लेते थे, डिमांड लेते थे, ठीक है, और इनवर्स रिलेशन हुआ करता था, ठीक है। मैं आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, तो आपको डेफिनेटली सी एक बात समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पर इसको समझाती हूँ, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे डिमांड की जब हम बात करते थे, ये समझाना टॉपिक इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि अगर आपको ये और ये दोनों ही समझ आ जाएंगे अपने आप ही। लेट सपोज यहाँ डिमांड था, तो डिमांड में क्या होता था, कंज्यूमर करता था। कौन करता था, कंज्यूमर, ठीक है। मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसको समझाने का तरीका थोड़ा डिफर हो सकता है, लेकिन आपको मैं बहुत ईजिएस्ट मेथड से समझाना चाहती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो कंज्यूमर जो होता है
हमने पढ़ा कि एक एक अकेला व्यक्ति कंज्यूमर जो होता है वो इच्छा रखता है सामान की खरीदने की, ये सारी चीज़ें हमने डिमांड में पढ़ी। लेकिन हमने ये देखा कंज्यूमर भाई अपना फ़ायदा देखेगा, क्यों? कैसे देखेगा? प्राइस बढ़ने पे वो अपनी डिमांड गिरा देता है, लेकिन प्राइस अगर कम हो जाता है तो वो डिमांड को बढ़ा देता है। यानी कि हमें ये समझ आया कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर कहता है ना भई ना, मैं तो नहीं खरीदूँगा, मैं तो क्यों ज़्यादा खर्चा करूँ, जब सस्ता होगा तब ले लूँगा। तो यानी प्राइस जैसे कम हुआ, गिर गया प्राइस, तो उसने डिमांड बढ़ानी शुरू कर दी। तो ये तो बात होती है कंज्यूमर के बिहाफ़ पे। लेकिन अगर मैं सप्लायर की बात करूँ, तो भाई सप्लायर तो मार्केट में बैठा ही क्यों है? यानी कि जो प्रोड्यूसर है, वो सप्लायर जो होता है, प्रोड्यूसर जो होता है, वो मार्केट में क्यों आया है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने के लिए आया है? प्रॉफ़िट कमाने के लिए आया, और प्रॉफ़िट वो कब कमाएगा? जब उसको प्रॉफ़िट, यानी कि जब प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर इसमें डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है मोस्ट प्रोबेबली, और इसमें इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस आ जाते हैं जिसके जिसके अंदर दोनों ही जो है सेम रिलेशन होता है सप्लाई के अंदर, और इसमें इनवर्स होता है। लेकिन कभी-कभी इसमें उल्टा भी देखने को आपस में मिलता है, ठीक है? और बस यहाँ पे जहाँ कंज्यूमर होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर आ जाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई की बात हो रही है, ठीक है? और यहाँ पे हम लोगों ने इंडिविजुअल की जब बात करते थे तो कंज्यूमर आता था, मार्केट होता था, कंज्यूमर्स लगाते थे, और यहाँ पर भी अभी हम समझेंगे। अब आपको ये समझ आ गया तो देखना सारा चैप्टर फटाफट कितनी जल्दी समझ आएगा। तो वही वाली बात है कि कोई भी राजू नाम का, राजू नहीं कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं लेट सपोज ले लेती हूँ अंकित, ठीक है? तो अंकित नाम का एक लड़का है, ठीक है? जो कि सप्लाई करने को बिल्कुल रेडी है, ठीक है? तो आपको मैंने डिफर नाम इसलिए लिया ताकि आपको पेपर में याद आए, क्योंकि मैं राम, राजू ये सब एग्जांपल्स देती हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे अंकित का एग्जांपल ले लिया, मैं लिख रही हूँ। जैसे आप अंकित नाम याद करेंगे तो आपको डेफिनेटली सप्लाई वाला चैप्टर ऑटोमेटिकली पेपर में याद आ जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो अंकित है वो अपने सामान को बेचने के लिए तैयार भी है, उसने ऑफर भी निकाल दिया। लेट्स सपोज वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है और वो 2 लाख की गाड़ी बेचना चाहता है, उसने ऑफर भी निकाल दिया और एक पर्टिकुलर प्राइस पे बोल रहा है कि आज से मैंने सेल निकाल दी है, जिसको भी चाहिए ले लेना। तो भाई जिसको अच्छी लगेगी, जिसको सारी डील फिक्स हो जाएगी तो वो ले लेगा। तो यानी वो सप्लाई है। सप्लाई 2 तरीके से होती है, एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है मार्केट सप्लाई। ठीक है? तो इंडिविजुअल मतलब एक अकेले की सप्लाई हो रही है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल फर्म, देखो मैंने ना, देखो पूरी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, मैंने ना शॉर्टकट लिखा है, आप लोगों को ना जल्दी से याद भी हो जाएगा फटाफट। देखो ये डेफिनेशन याद करने के बाद आपको इसकी और इसकी डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सेम है। बस जो चेंज होने वाला था वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अगर आप ये समझ गए तो आप अब बना के हुए लिख सकते हो। तो देखो, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, यानी कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल फर्म आएगा, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल फर्म लिखना है और यहाँ पे फर्म की जगह फर्म्स हो जाएगा, यानी बहुत सारी फर्म। मार्केट कैसे बनती है? मार्केट तो बहुत सारे फर्म से मिलकर बनती है ना। आप जाते हो, जैसे कि आप सदर बाजार जा रहे हो, ठीक है? या फिर आप कोई भी और दूसरी मार्केट जा रहे हो, आईएनए मार्केट जा रहे हो, कोई भी मार्केट जा रहे हो, तो वहां पे बहुत सारी फर्म्स है ना, यानी कि वो मार्केट है, ठीक है? और इंडिविजुअल सप्लाई क्या है? अकेले व्यक्ति की सप्लाई के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे फर्म को मिला के जो बनती है उसे हम मार्केट सप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्म की जगह फर्म्स आ जाएगा। ऑल दी फर्म आर विलिंग, यानी कि सारी फर्म बेचने को तैयार है एट अ गिवन प्राइस एंड अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो आई होप आपको 100% क्लियर है। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। देखो पेपर के अंदर डिटर्मिनेंट ना लिखा है और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लिखा है, तो भी मतलब यही है कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इंडिविजुअल सप्लाई को, एक अकेले व्यक्ति की जो सप्लाई होती है उसको किस तरीके से प्रभावित करती है, यानी कौन कौन से फैक्टर उसको मजबूर कर देते हैं कि चल भाई अब तू सप्लाई करने के लिए तैयार हो जा, अब तो तुझे प्रॉफिट कमाना ही है। ठीक है, ये बात समझ आती है आपको? सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये ऑलरेडी मैं आपको कई बार क्लास 11 से सिखाती आ रही हूँ। तो यानी कि जो एफओपी होते हैं वो उसके प्राइस पे भी डिपेंड करता है, वो आपके सप्लाई को ना इफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट, यानी कि अगर हम इनपुट लगाएंगे तो ही तो हमें आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके ऊपर खर्चा ना करूं, अगर मुझे पेन का प्रोडक्शन करना है, सप्लाई करनी है, तो पहले मुझे इसकी इंक, बॉडी और इसका रैपर प्रॉपर और कैप वगैरह सब लानी पड़ेगी, प्रॉपर रॉ मटेरियल इनपुट लगाना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लेबर लगानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके तो मैं कहीं इससे प्रॉफिट कमाऊंगी ना मार्केट में। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, की हमारे प्रोडक्शन के अंदर ये सारी इनपुट के तौर पर यूज होती है। जैसे कि लैंड भी है, लैंड पे ही तो काम करेंगे ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कॉमोडिटी जो हमारे इंडिविजुअल सप्लाई की को इफेक्ट करती है। दूसरा आता है प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। इसमें क्या होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड, दोनों ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है,
अभी मैंने ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझाई भी है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो वो सप्लायर जो होगा वो भी मजबूर हो जाएगा कि चल भाई मार्केट के अंदर अब बेचने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। अब मैं आपको ना एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, तो आपको पूरा चैप्टर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और आप खुद ब खुद एनालाइज करोगे चीजों को। अब आप ये सोचो कि ये ना ये पेन है, ठीक है, पहले ना ये 5 रुपए का आ रहा था, ठीक है, दुकान वाले को लगा कि नहीं यार अब इसका प्राइस क्या ही बढ़ेगा, बहुत सारा स्टॉक लेके रख लिया उसने, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना स्टॉक लेके रख लिया उसने, मतलब उसने ये मान के चलो 5,000 पेन्स लेके रख लिए, ठीक है, और अब उसको थोड़े दिनों बाद मार्केट से पता चल रहा है कि ये जो 5 रुपए वाला जो पेन है वो अब सीधा 20 रुपए का हो गया, लेट सपोज मान लो 20 रुपए का हो गया है, ठीक है। तो अब क्या है, दुकान वाला तो बिल्कुल नहीं निकालेगा, कहेगा आज तो, और ये अभी मार्केट में अभी होने वाला है, 20 रुपए का हुआ नहीं है, ठीक है। तो उसके मन में क्या आ गया, भाई आज मैं 5 रुपए का पेन बेच रहा था और उसको 3 रुपए का या 2 रुपए का, मान लो 2 रुपए का उसको ये पेन पड़ा था और वो 5 का बेच रहा था, तो उसको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था एक पेन के ऊपर। तो भाई जब उसको मार्केट में पता चल गया है कि अभी फ्यूचर में इसके प्राइसेस जो है वो 20 रुपए बढ़ गए हैं, ठीक है, और इसके ऊपर कोई एमआरपी भी मेंशन नहीं है, तो भाई वो पागल थोड़ी है दुकानदार जो आज सप्लाई करेगा इसकी, वो तो तब करेगा जब इसका प्राइस बहुत ज्यादा 20 रुपए बढ़ चुका होगा या और ज्यादा बढ़ गया होगा। तो यानी कि यही छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल यानी कि सप्लायर को, यानी जो हमारा सप्लाई करने वाला बंदा होता है उसको ये मजबूर कर देते हैं कि चल भाई अब जो है सप्लाई करने को तैयार हो जा, यानी फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया है। प्राइस ऑफ द अदर गुड्स है, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स में क्या आता है, द फर्म शिफ्ट इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ द गिवन कमोडिटी टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी कि जो फर्म है वो शिफ्ट कर जाती है लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि जब हमारे को कोई भी फैक्टर प्रभावित करता है ना तो हमें लगता है कि नहीं भाई अब प्राइस बढ़ने वाला है, प्रोडक्शन चालू करो, अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा कैपिटल लगा दो, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारी सप्लाई जो है वो इफेक्ट होती है। फिर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई। अब बात आती है मार्केट की, यानी मार्केट में बहुत सारे दुकानदार जो बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको अपना सामान बेचना है, भाई जाहिर सी बात है सप्लाई करेंगे तभी पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो सबसे पहला आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, जो मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है, ठीक है। तो वो एग्जांपल यहाँ भी लिख सकते हैं, इफ द सेलर एक्सपेक्ट राइज इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर, यानी उसको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो भाई वो आज क्यों बेचेगा, वो तो महंगे रेट्स पे बेचेगा। नंबर ऑफ द फर्म इन द मार्केट, यानी कि नंबर ऑफ द फर्म इन द मार्केट से मतलब है कि फर्म कितनी है मार्केट के अंदर, ये भी डिपेंड करता है। व्हेन द नंबर ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेस मार्केट सप्लाई आल्सो इंक्रीज, यानी कि जब इंडस्ट्री इंक्रीज हो जाती है मार्केट के अंदर तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी। आपको क्या लगता है कि मार्केट के अंदर क्या सिर्फ पेन बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है या एक ही इसको सप्लाई करे, पता नहीं कितने लोग बैठे हैं इसके अंदर, और आजकल तो कंपटीशन हर चीज में इतनी ज्यादा बढ़ रही है, आप देख ही सकते हो। तो बस वही वाली बात है। फिर आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होना बहुत जरूरी है, लाइक इंप्रूवमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन हेल्प इन मेंटेनिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। अब मान लो कोई बहुत सारी फर्म है मार्केट के अंदर, ठीक है, जो कि पेन वैन बेचती है, बहुत सारी चीजों को सप्लाई करती है, लेकिन उनको बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है और वो ढंग से डील भी नहीं कर पाते कस्टमर्स के साथ। तो आपको क्या लगता है कि वो अपने कस्टमर को लॉन्ग टाइम तक लेकर जाएंगे, नहीं लेकर जाएंगे, मतलब मार्केट सप्लाई तो हमें इफेक्ट कर रही है लेकिन हम ही उसको अच्छे से डील नहीं कर पा रहे, तो कोई फायदा नहीं है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं है, या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो भी बेहतर नहीं होगा, तो आप कहाँ से बात बनाओगे। तो यानी कि ये चीजें जो होती है ना ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ये भी आपके मार्केट सप्लाई को इफेक्ट मारती हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे आ गए हम लोग सप्लाई फंक्शन पे। तो देखो सप्लाई फंक्शन होता क्या है, सप्लाई हम अच्छे से समझ गए, बस अब फंक्शन की बात आ गई है। सप्लाई फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी कि पर्टिकुलर कमोडिटी एक पर्टिकुलर वस्तु की जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है यहाँ पर, एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, यानी कि रिलेशनशिप किसके बीच का, एक तो क्यूएस का क्वांटिटी सप्लाई का, और किसका, और जो उसके फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। और अभी हमने पीछे पढ़ लिया कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, प्राइस ऑफ द गुड्स, अदर गुड्स है, गिवन कमोडिटी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कंपटीशन है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो सप्लाई ना दो तरीके की होती है, एक होती है आईएसएफ और एक होता है एमएसएफ। आईएसएफ मतलब होता है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन और ये होता है मार्केट सप्लाई फंक्शन, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बस आपको एक यही वाली ऊपर वाली पढ़ने की जरूरत है, नीचे तो आपको पता ही है, फिर सब कुछ सेम ही है, बस इंडिविजुअल की जगह मार्केट लगाना है, ठीक है। पूरे चैप्टर में समझ आ गया, जब इंडिविजुअल सप्लाई की बात होगी तो इंडिविजुअल आएगा, फर्म आएगा, और यहाँ पे ऑल फर्म हो जाता है या फिर मार्केट सप्लाई हो जाता है।
इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या बोलता है? इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई। फिर से वही बात आ गई, किसके रिलेशनशिप की बात कर रहा है ये? सप्लाई की। और कौन कौन से उसके फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये लिखने का तरीका है, ये इक्वेशन है, अपने एग्जाम में जरूर लिखना वरना मार्क्स कट जाएंगे। ये क्या है? ये एक तरीके का एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप दिखा रहा है किसका? जो जो अदर फैक्टर्स हैं, और ये आपका सप्लाई है, ठीक है। मार्केट सप्लाई फंक्शन बिल्कुल सेम है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या आएगा? मार्केट सप्लाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा वहां पे? फर्म की जगह मार्केट सप्लाई और फैक्टर उसको जो जो प्रभावित करते हैं, जो कि मैंने अभी बताया कि मार्केट सप्लाई के कौन कौन से फैक्टर्स थे, ठीक है। अब न आता है सप्लाई शेड्यूल। देखो शेड्यूल में क्या होता है? डब्बा बनाना होता है, कर्व जब लिखा होता है तो वो इस तरीके का बनता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें मैं ऑलरेडी क्लास 11 से पढ़ाती आ रही हूँ, और इनफैक्ट मैंने डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, तभी मैंने बोला कि आप पिछली वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। सप्लाई शेड्यूल, और ये चैप्टर ना जल्दी जल्दी इसलिए भी कराया जा रहा है क्योंकि डिमांड वाले चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में कराया है, और वो अगर समझ आ गया तो ये बिल्कुल वैसा ही है, कुछ इसमें नया नहीं है। जहां जहां चेंजेस होने थे वो मैंने आपको बता दिए। सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है और एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है, ठीक है। सप्लाई शेड्यूल को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जो है ये ऑन था, इसको मैं बंद कर देती हूँ। हाँ अब ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ अभी ओके है, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमने फ्लो चार्ट देख लिया है कि जो हमारा शेड्यूल होता है वो दो तरीके का होता है। सप्लाई शेड्यूल दो तरीके का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सो सबसे पहले अगर हम बात कर ले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की, देखो ये वाला कर्व हमने समझा था, अब हम समझ लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, जो कि अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। ये वाला देखो, तो बेसिकली इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देखो वही वाली चीज है, सप्लाई की जगह जब हमने डिमांड पढ़ा था तो वहां भी सब कुछ सेम ही था, कुछ बदलाव नहीं था। जो भी चेंजेस है वो आपको पता ही है कहाँ पर होगा, जहां पर आपका यहाँ पे देखो लिखा भी है कि प्रोड्यूसर, वहां पे कंज्यूमर आएगा तो यहाँ पे प्रोड्यूसर आ जाएगा, कि जो प्रोड्यूसर है वो बेचने की इच्छा रखता है पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पे। और ये एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है, यानी कि एक डब्बा होता है जो इस तरीके का यहाँ पे बना हुआ है, आप देख भी सकते हो ये वाला, ठीक है। कहाँ गया इसका शेड्यूल? हाँ ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम भी कर दिया। प्राइस दे रखा है, यानी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपए था तो क्वांटिटी सप्लाई 5 थी। फिर प्राइस 2 रुपए होगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई 10 रुपए हो गई। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, और अभी मैंने आपको इसका रीजन भी बताया कि जो हमारा जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, और प्राइस बढ़ेगा तो वो क्यों नहीं बेचना चाहेगा? वो तो चाहेगा ना ज्यादा से ज्यादा कमाए पैसे, ठीक है। तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, दोनों प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ते हैं। जबकि डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि अगर आप एज अ कंज्यूमर खुद भी एज अ कंज्यूमर सोचेंगे तो आप सोच सकते हैं, एज अ प्रोड्यूसर बन के भी आप खुद सोचेंगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। जब भी कंफ्यूजन होने लगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर तो आप डेफिनेटली अपने ऊपर एग्जांपल लेके सोचें, आपको हर चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? पूरी डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पर क्या आ रहा है? मार्केट सप्लाई शेड्यूल का मतलब होता है यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, वहां एक प्रोड्यूसर की बात हो रही थी, यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो है वो अपने सामान को बेचने की इच्छा रखते हैं, प्राइस भी बता दिया उन्होंने, और पर्टिकुलर टाइम पे बेचने को तैयार है। देखो प्राइस फिर से वही 1 2 3 4 5 वही जो हमने पढ़ा था, बस यहाँ पर दो फर्म आ गई है, फर्म ए एंड फर्म बी। देखो लिखा भी है यहाँ पर सप्लाई ऑफ ए एंड सप्लाई ऑफ बी, ठीक है। तो यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई दे रखी है, यानी कि फिर भी आप देखो, और हमें जब मार्केट सप्लाई निकालना होता है तो दोनों को ऐड करके ही हम कर्व बनाएंगे, ठीक है। 5 + 10 कितना हो? 15 हो गया, यानी टोटल मार्केट सप्लाई हमारी 15 है। 1 रुपए प्राइस पे, 2 रुपए प्राइस पे जो हमारी दोनों को मिला के 10 + 20 30, फिर 40, फिर 55, फिर 65, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसका कर्व भी इसलिए बन जाएगा आप लोगों का। सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व फिर से वही, सप्लाई कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सप्लाई शेड्यूल। देखो मैंने छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, और ज्यादातर मैं क्लास 11 की ले रही हूँ, जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है, ताकि पढ़ते ही आप लिख सको, ठीक है। जहां हमारे कुछ नए टॉपिक ऐड होंगे जो बिल्कुल नए हैं, वो तो आपको बुक से करने ही पड़ेंगे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो पुराने टॉपिक आ रहे हैं तो क्यों ना हम वही पढ़ लें, जो हमने डेफिनेशंस और जो इजी इजी लैंग्वेज में जो हमने याद किया था, तो वही मैंने आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आप पे बोझ नहीं डाल सकती, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पास यार 2 3 महीने मुश्किल से होते हैं पढ़ने के लिए, और उसमें भी इतना बोझ आ जाएगा तो क्या फायदा फिर, ठीक है। तो सप्लाई कर्व दो तरीके का होता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई सी होता है,
कर्व होता है, एक मार्केट सप्लाई कर्व होता है। तो आईडीसी शॉर्ट में बोल रही हूँ मैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पे टेबुलर स्टेटमेंट थी, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब कुछ नहीं है, जो आपने यहाँ पे बॉक्स देखा था अभी, उसी को आपको कर्व पे बनाने को ही आपको इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बोलेंगे, और जो मार्केट शेड्यूल का बॉक्स देख के जो कर्व बनाओगे वो आपका मार्केट सप्लाई कर्व हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आती होगी। अब देखो मैं थोड़ा सा, अब जो है आपको यहाँ पे देखो कर्व, वही वाला जो बना रखा था 1 2 3 4 5 वाला, 5 10 15 20 25 हम लोगों ने क्वांटिटी सप्लाई ली थी, बस वही जो आपका वहाँ पे शेड्यूल बना हुआ था उसी को देख के यहाँ पे जो है कर्व बन गया। ठीक है, मैं मान के चलती हूँ ये कर्व तो आपको बनाने को आता है, क्योंकि अब ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन था, दोनों बढ़ रहे थे, तो ग्राफ ऊपर की तरफ ही बनता है। आई होप आपको क्लियर है। मार्केट सप्लाई कर्व जो है आपका यहाँ पे लिखा भी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, वही 3 थे वहाँ पे, एक ए फर्म थी, एक बी थी और एक मार्केट वाला था। ठीक है, और इसका जो एसएम इज फ्लैटर देन एस ए एंड एस बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना हुआ है, और ये भी मैं मान के चलती हूँ ये आपको बनाना आता होगा, क्लास 11 से आप लोगों ने सीखा। और अगर जिन बच्चों को नहीं आता प्लीज वो जाके, मैंने डिटेल में कराया है क्लास 11 की वीडियो में, आप वहां जाके सीख सकते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। सब कुछ सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, बस वहां पे क्या आ रहा था, वहां पे आप लोगों का लॉ ऑफ डिमांड था, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई हो गया। ठीक है, और कोई भी बदलाव नहीं है, वहां पे डिमांड की जगह यहाँ सप्लाई कर देना, बाकी सब कुछ सेम है। फिर उसके बाद आता है कि लॉ ऑफ सप्लाई के क्या क्या रीजंस हैं। तो सबसे पहला प्रॉफिट मोटिव, आपको मैंने ये पॉइंट अभी क्लियर करके बताया और बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता। चेंज इन द नंबर ऑफ द फर्म, जैसे ही फर्म चेंज होती है तो भी लॉ ऑफ सप्लाई आ जाता है। चेंज इन स्टॉक, आपका स्टॉक जो है वो, उसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है, एक्सेप्शंस क्या है हमारी लॉ ऑफ सप्लाई की, ये आपसे आप पूछ सकता है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो मैंने आपको अभी समझाया था, एग्रीकल्चर गुड्स हो गए, रेयर गुड्स हो गए, बैकवर्ड कंट्रीज हो गई, तो ये सारी एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ सप्लाई के। ठीक है, इनको हटा करके चलना। तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ये भी मैंने बहुत अच्छे से कराया था आपको इन क्वांटिटी सप्लाई। तो देखो भाई, जाहिर सी बात है, यहाँ पे लिखा है क्यूएस और यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज इन सप्लाई। तो बस आपको क्या करना है, मैंने इतने शॉर्ट में लिखा है ना, ताकि आपको पढ़ते ही पता चल जाए एक्चुअल में है क्या। तो देखो भाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है, जब अपवर्ड मूवमेंट कब होती है, जब एक्सपेंशन इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज प्राइस। जैसे ही आपका प्राइस बढ़ेगा तो आप कहाँ जाओगे, ऊपर की तरफ, अपवर्ड आपका बनेगा। और जैसे ही आपका प्राइस कम होगा तो आपका जो कर्व बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, यानी कि डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ होगा। इतनी बात समझ आ गई आपकी। चेंज इन सप्लाई नाम से क्लियर, चेंज कब होती है, या तो राइटवर्ड जाएगी या तो लेफ्टवर्ड जाएगी। राइटवर्ड कब जाती है, जब सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ने पे हम आगे की तरफ राइटवर्ड, और जैसे ही सप्लाई कम हुई तो हम लेफ्टवर्ड की तरफ आ जाते हैं। इतनी बात आपको समझ आती होगी। ठीक है, बाकी वो सब कुछ फॉर्मूले वगैरह, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सब कुछ सेम है, बस आपको करना क्या है, सामने आपको लिखा ही है, क्वांटिटी सप्लाई दे रखी होगी भाई। ठीक है, उसके बाद प्राइस, इनिशियल प्राइस, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछले जो कल वीडियो बनाई थी उसमें ही आपको मैंने डिटेल में करा दिया था। तो मैंने पूरा का पूरा कोशिश किया है कि आप लोगों को ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करा दिया है। और काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो मतलब ऐसे ही, मतलब जब आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो हो सकता है उसमें बोल देते हैं कि डिमांड के बाद सप्लाई आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, बस वो जो चेंज होता है वो बता देते हैं। तो बट स्टिल मैंने फिर भी जितना पूरा बताना चाहा बता दिया आप लोगों को अच्छे से। और कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका खुद का चैनल है। अब हम मिलेंगे, अब सोल वाले बच्चों का यूनिट नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं यूनिट नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच।